दोस्तों, मां सावित्री एजुकेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज आप लोग को इंडियन पॉलिटी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिए थे। चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके आर्टिकल जो दिया हुआ है 36 से 51 दिया हुआ है भाग 4 में। कहां दिया हुआ है? भाग 4 आर्टिकल 36 से 51। इसके कुछ बेसिक फंडा हो गया, ठीक है। अब जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। इससे पहले हम लोग जानते हैं संविधान सभा। हम लोग जो संविधान जिस समय हम लोग का बन रहा था संविधान, आप लोग जानते होंगे हम लोग के जो BN राव थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे। कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार। उन्होंने कहा था कि हम लोग का जो मौलिक अधिकार होगा वो दो प्रकार का होगा। एक ऐसा होगा जो तुरंत लागू हो जाएगा यानी परिवर्तनीय होगा। एक ऐसा होगा जो धीरे धीरे राज्य में लागू होगा। राज्य मतलब सरकार, हर राज्य में वो अपना धीरे धीरे क्या होगा? लागू होगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तो कहां से आया, ये भी जानते हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब आयरलैंड का संविधान स्पेन के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया? स्पेन के संविधान से, ठीक है। इसका कुछ उद्देश्य है। आखिर उद्देश्य क्या है वो भी जानते हैं। उद्देश्य यही है कि डीपीएसपी का यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य यही है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या करना? स्थापना करना। अब हम लोग एक ऐसा जानते हैं, अब एक एक करके हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे। आखिर अनुच्छेद में क्या दिया गया है हम लोग चलिए एक एक करके शुरू करते हैं अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 36 में बताया जा रहा है राज्य की परिभाषा यानी इच्छा पर। आप किसी पर दबाव नहीं कर सकते हैं। सरकार यानी राज्य सरकार आपको वो सरकार पर आप दबाव नहीं कर सकते कि हमको ये सब चीज चाहिए। हाँ, इससे पहले हम और एक चीज बोलना भूल गए। मौलिक अधिकार में आपको कुछ इच्छा अनुसार दिया जाता है। आप कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट पे उस पे नाम पे जो भी आपका अगर मौलिक अधिकार आपको छीनता है तो उसके नाम पर FIR या फिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस पे क्या है, आप इसमें डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 36 में बताया जा रहा है राज्य की परिभाषा यानी इच्छा अनुसार। अगर राज्य का अगर इच्छा करेगा कि हमको इसको देना है कुछ तो वो देगा, नहीं देने की इच्छा करेगा तो बिल्कुल नहीं देगा। आप जनता, उसमें जनता कुछ दबाव नहीं कर सकती है। हाँ, अनुच्छेद 37 बताया जा रहा, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब समझे इसमें क्या, हम इससे पहले हम आपको बताएं कि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है क्योंकि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप कुछ भी राज्य सरकार का अब अगर खुशी होगा, इच्छा होगा तो वो देगी आपको जनता को, अगर इच्छा नहीं होगा तो वो नहीं देगी। हाँ, इसमें जनता कुछ भी नहीं कर सकती, ना कोर्ट जा सकती है, ना इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 38 में देखते हैं। 38 में बताया जा रहा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे हाँ, राशन कार्ड, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, आपको तो बताएं इसमें क्या करेगी। जैसे राशन कार्ड वगैरह, अगर कोई गरीब मजदूर गरीब इंसान होगा उसको प्रोवाइड करवाएगी राशन देने की। कुछ सामाजिक से रिलेट होगा, कुछ राजनीतिक से रिलेट होगा। आप राजनीतिक कीजिए, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 में बताया जा रहा है समान काम के लिए समान वेतन यानी स्त्री पुरुष तथा संसाधनों को उचित वितरण। मतलब समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर एक स्त्री और पुरुष, अगर साइंस का टीचर है तो वो साइंस का लेवल का ही क्या होगा, उनका सैलरी दिया जाएगा। साइंस के लेवल का ही उसको पेमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको ज्यादा दे रहा है उसको कम दे रहा है। समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। 39 का काम में बताया जा रहा है कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना। कौन सा संशोधन के अनुसार? 42वां संशोधन 1976 के अनुसार, ठीक है। समान अवसर के आधार पर न्याय देना यानी समान अवसर के आधार पर समान न्याय देना, ठीक है। अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या बताया जा रहा है? अनुच्छेद 40 में बताया जा रहा है ग्राम पंचायत का संगठन। इसमें ग्राम पंचायत का संगठन मतलब बताया जा रहा है कि हर वो राज्य में ग्राम पंचायत होना चाहिए, जिसमें हम लोग के एक गांधी जी और अंबेडकर जी। गांधी जी बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत होना चाहिए, अंबेडकर जी बोल रहे हैं नहीं, ग्राम पंचायत नहीं होना चाहिए। इसमें भी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं राजस्थान सबसे पहले ग्राम पंचायत बनाया था कब? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। ये सब भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है यहां से भी। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 41 क्या बताया जा रहा है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। क्या सरकारी सहायता है भाई? देखते हैं थोड़ा। इसे भी काम होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना होना चाहिए, जैसे वृद्धा पेंशन होना चाहिए, विकलांग
को साइकिल, ये सब क्या करेगी? सरकार प्रोवाइड कराएगी। इसमें कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी जनता ऐसा नहीं दबाव नहीं डालेगी सरकार के ऊपर, ना ही सरकार पर आप केस, कोर्ट में केस कर सकते हैं और ना ही इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 42 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 42 में बताया जा रहा है न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कि अब न्याय संगत कार्य के लिए मनोचित दशा और प्रस्तुति सहायता का मतलब होता है कि गर्भवती महिला द्वारा कठोर शक्ति श्रम नहीं करना। मतलब क्या? अगर कोई भी महिला गर्भवती है तो उसे कठोर काम नहीं कराया जा सकता है। हाँ, और जिस टाइम डिलीवरी से 3 महीना पहले और डिलीवरी से 3 महीना बाद उसे छुट्टी दिया जाएगा ताकि उसे क्या हो, अपना सारा कार्यकलाप हो और उसमें उसका जो भी सैलरी होता है वो काटा नहीं जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 42 के तहत। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 43 में क्या बताया जा रहा है। अनुच्छेद 43 में बताया जा रहा है निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके। जैसे कुटीर उद्योग, जैसे कि उनको इतना सैलरी दिया जाए ताकि वो परिवार क्या करे, अपना आराम से चला सके। 43 का में बताया जा रहा है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 44 देखते हैं। अनुच्छेद 44 में बताया जा रहा है कि समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी, भले ही विवाह की रीतियां क्या हो, अलग हो। मतलब क्या? सभी धर्मों के लिए, सभी धर्म के लिए विवाह तथा तलाक की शर्तें क्या रहेगी, समान रहेगी, भले उसका विवाह का जो भी नियम कायदा रहता है, रीतियां रहता है, वो क्या होगा, अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में बताया जा रहा है 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, सरकार की यह जिम्मेदारी होता है कि बच्चों 6 से कम वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार का। हाँ, और एक चीज होता है 6 से 14 साल के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी अनुच्छेद 45 में बताया जा रहा है 2 चीज कि 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान कौन रखेगी? सरकार रखेगी। और 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी सरकार की ही जिम्मेदारी होता है, ये भी ध्यान सरकार ही रखेगी। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर, अब एक नोट में देखते हैं, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर इसे 21 का में जोड़ दिया गया है 86वां संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 46 क्या बोलता है। अनुच्छेद 46 यही बोलता है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कुछ विशेष आरक्षण दिया गया है। भाई वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब के लिए कुछ क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 47 में क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 47 में यही बोल रहा है कि सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर क्या करेगी? प्रतिबंध करेगी। सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, मतलब जो भी गरीब लोग होंगे, अमीर लोगों को नहीं, जो भी गरीब लोग होंगे उनको एक ऐसा आहार, पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाई क्या करेगी? बंद करेगी तथा शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, ये आपको केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सिर्फ किसके लिए? स्टेट, यानी राज्य के लिए। हम शुरू में भी बताए थे राज्य की बात हो रही है, राज्य की ही बात कर रहे हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 48 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 48 में बताया जा रहा है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 49 में क्या बताया जा रहा है। 49 में बताया जा रहा है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का ही कर्तव्य हो गया। सरकार का ही यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय स्मारकों को रक्षा करना। ठीक है, अनुच्छेद 50 में बताया जा रहा है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करना? अलग करना। यानी कार्यपालिका को आज 50 और न्यायपालिका को भी क्या करना चाहिए? 50। ऐसा नहीं कि पूरा 100% इसको भी देना, 100 नहीं, दोनों को 50-50। ठीक है, कार्यपालिका क्या करती है? लागू करती है, यानी कानून बनाती है, और न्यायपालिका क्या करती है? उस पर मुकदमा या फिर जो भी होता है जजमेंट करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक आखिरी बचा हुआ है अनुच्छेद 51। क्या बचा हुआ है? लास्ट एक तो अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझाना देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूनेस्को का सदस्य बना। मतलब आप समझे, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी होता है वो विवाद नहीं करना, शांति से सुलझाना। अगर इंटरनेशनल विवाद कुछ होता है तो उसे क्या करना चाहिए? शांति से सुलझाना चाहिए जो भी है, और संधि कर लेना चाहिए और समझौता करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसीलिए तो आज भारत यूएनए का सदस्य क्या हो गया? बन गया। भारत क्या का सदस्य है? यूएनए का सदस्य है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।
नोट में दिया हुआ है अपराध के कानून को दंड संहिता और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराध के समय जो कानून होता है उसे हम लोग दंड संहिता कहते हैं और चुनाव के समय जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आचार संहिता। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग गांधीवादी, समाजवादी, वैदिक या फिर उदारवादी कहते हैं। ठीक है। अब गांधीवादी में जैसे अनुच्छेद दिया गया है 40, 43 का 46 और फिर 47। ठीक है। उसी तरह समाजवादी में दिया हुआ है अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42 और फिर लास्ट है 43। ठीक है। उसी तरह वैदिक और उदारवादी में दिया गया है 44वां, 45, 48, 48 का 49, 50 और 51। ये सब आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा भाई कि अनुच्छेद किसके आधार पर दिया हुआ है, गांधीवादी में कौन सा अनुच्छेद है, समाजवादी में कौन सा अनुच्छेद है, वैदिक या फिर उदारवादी में कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है। चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन एक देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कि कितने प्रकार के न्याय बताया गया है। कितने प्रकार के न्याय बताया गया है? जिसमें सामाजिक, आर्थिक और फिर राजनीतिक। अब वही फिर पूछा जाए आपकी लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं, तो लोकतंत्र हो जाएंगे सामाजिक और फिर एक आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है। तो चलिए, वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।